नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और नेट पेपर के प्रीवियस ईयर के पेपर्स वगैरह और जो भी आपका ऑप्शनल है उसको अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने इसके नेट किया जो घटना चक्र यूजीसी के हम लोग सेगमेंट चला रहे हैं, इसमें हम लोगों ने 21 का 20 का 19 के कर लिए थे। ये उसी में एक 19 का पेपर था जिसे हम लोग 10 स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे पहले ही। अब 11 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव व्यवहार के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं जाना गया है, अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं और आगे अनुसंधान करना आवश्यक है। अभिप्रेरण, नेतृत्व, व्यवहार परिवर्तन के बारे में ज्ञान कई कारणों से प्रबंधकों के लिए मुख्य मुद्दा बना रहेगा। यह मानव संसाधनों के प्रभावी नेतृत्व में सुधार कर सकता है। यह परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकने, निष्कर्ष और कार्मिक विवादों को रोकने में मदद कर सकता है और इससे संगठन प्रायः ज़्यादा उत्पादक बन सकता है। हमारा आशय है कि यह एक अवधारणात्मक ढांचा बनाए जो व्यवहारिक विज्ञान के निष्कर्ष को लागू करने में आपकी मदद कर सके। इस प्रकार के ढांचे के मूल्य से किसी के ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उससे लोगों के कार्य करने के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो अवधारणात्मक ढांचा बनाने से क्या होगा? उसके कार्य करने के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ठीक है। अनुकूलन अपने आपके पास प्रभाव के प्रयास की स्थिति की आकस्मिकता के प्रति अपने व्यवहार और आपके नियंत्रण वाले संसाधनों को अनुकूल बनाने की योग्यता होना और संवाद संदेश इस तरह से प्रेषित करना कि लोग इसे आसानी से समझ सकें और स्वीकार कर सकें। इनमें से प्रत्येक की सक्षमता अलग अलग होती है एवं इसके लिए विकास की अलग अलग पहल अपनानी होती है। उदाहरण के लिए निदान संज्ञानात्मक या मस्तिष्क की प्रकृति होती है, इसके लिए विचार कौशल आवश्यक होता है। अनुकूलन व्यवहार की प्रकृति में निहित होता है। अनुकूलन किसमें? व्यवहार की प्रकृति में निहित होता है। इसके लिए व्यवहारिक अभ्यास की आवश्यकता होती है और संवाद प्रक्रिया उन्मुखी होती है। संवाद किस टाइप का होता है? प्रक्रिया उन्मुखी होता है एवं इसके लिए अधिगम और प्रक्रिया के मुख्य चरणों की अंतर निर्भरता आवश्यक होती है, क्योंकि इन तीन सक्षमताओं के लिए विविध ज्ञान और कौशल आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो जो सक्षमता होती है वो प्रत्येक में अलग अलग होती है और साथ में जो ये सक्षमताएं होती हैं इनमें विविध ज्ञान और विविध कौशल की आवश्यकता होती है। अतः हम शुरू की गई प्रक्रिया को कैसे जारी रख सकते हैं? व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने का मुख्य बिंदु आपके अपने संगठनों में आपके द्वारा अन्य लोगों से सीधी की गई बात को साझा करना है। दो चीज़ें घटित होती हैं जब साथ करने वाले लोगों की भाषा एक समान होती है। जब साथ में लोगों की भाषा या एक समान होती है तो क्या होता है? पहला क्या होता है? यह है कि वे एक दूसरे को फीडबैक देते हैं। अगर सही होता है ना, सामंजस्य सही होता है तो क्या होता है? वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं और बहुत तार्किक भावनात्मक रूप से एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे व्यवहार प्रभावित होते हैं। तो व्यवहार किससे प्रभावित होते हैं? रिश्ते किससे वो होते हैं कि फीडबैक देना और तार्किक भावनात्मक रूप से एक दूसरे की मदद करने से। दूसरा यह है कि जब अनुसरण करने वाले महसूस करने लगते हैं कि उनके प्रबंध स्थितिजन्य नेतृत्व का उपयोग कर रहे हैं, तब प्रबंधक नहीं बल्कि उनका व्यवहार निर्धारित करता है कि उनके साथ किस नेतृत्व शैली का उपयोग हो। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब इससे रिलेटेड। इनमें से कौन परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकता है? तो परिवर्तन के प्रतिरोध को कौन रोकता है? निष्कर्ष और कार्बन विवादों को रोकने में मदद करता है। व्यवहार, हाँ, नेतृत्व व्यवहार का ज्ञान। ठीक है। गद्यांश के अध्ययन से ज्ञात होता है कि नेतृत्व व्यवहार का ज्ञान परिवर्तन के प्रतिरोधों को रोकता है। जैसा कि गद्यांश में अभिकथित है, अभिप्रेरणा, नेतृत्व व्यवहार और परिवर्तन के बारे में ज्ञान कई कारणों से प्रबंधकों के लिए मुख्य मुद्दा बना रहेगा। यह मानव संसाधनों के प्रभावी नेतृत्व में सुधार कर सकता है। यह परिवर्तन के प्रतिरोध को रोकने, निष्कर्ष और कार्मिक विवादों को रोकने में मदद कर सकता है और इससे संगठन प्रायः ज़्यादा उत्पादक बन सकता है। इस तरह विकल्प ए सही उत्तर है। अगला है, व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए मूल्य परिमाण क्या है?
व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए। ये क्या था? अवधारणात्मक ढांचा बनाएं जो व्यवहारिक विज्ञान के निष्कर्ष को लागू करने में आपकी मदद कर सके। इस प्रकार के ढांचे के मूल से किसी के ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इससे लोगों के कार्य करने के व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो हम लोग इसके ऑप्शन क्या है? अपने ज्ञान में परिवर्तन, दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। ये सही है, बी होगा इसका। व्यवहारिक ज्ञान में सैद्धांतिक ढांचा लागू करने में क्या है इसका? व्यवहारिक विज्ञान के सैद्धांतिक ढांचे को लागू करने के लिए दूसरे लोगों के साथ काम करते समय अपने व्यवहार में परिवर्तन करना मूल्य परिमाण है। जैसा कि गद्यांश में संदर्भित है कि हमारा आशय है कि हम एक अवधारणात्मक ढांचा बनाएं जो व्यवहारिक विज्ञान के निष्कर्ष को लागू करने में उसकी मदद कर सके, अर्थात उसे व्यवहार में ला सके। इस प्रकार के ढांचे के मूल्य से किसी के ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इससे लोगों के कार्य करने के व्यवहार में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार बी सही है। अगला है, प्रत्येक मूल्य सक्षमता के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? इसके अधिगम में विविध पहल। बिल्कुल सही है, सक्षमता के लिए अलग अलग होती है ना। दिए गए गद्यांश के अनुसार प्रत्येक मूल्य सक्षमता के लिए इसके अधिगम में विविध पहल आवश्यक है। दरअसल प्रत्येक मूल्य सक्षमता अलग अलग होती है, जिसके कारण इसके लिए विकास की अलग अलग पहल अपनानी होती है। अगला है, व्यक्ति के व्यवहार में कौन सी बात परिवर्तन लाती है? तो ये संगठन में अन्य लोगों के, दो थी ना, तो उसमें से एक ये थी कि संगठन में अन्य लोगों के साथ अधिगम परिणामों को साझा करना, और दूसरा क्या था? नेतृत्व व्यवहार वाला, नेतृत्व वाला। ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार में संगठन के अन्य लोगों के साथ अधिगम परिणामों को साझा करने में परिवर्तन आता है। उपरोक्त गद्यांश से ज्ञात होता है कि व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया शुरू करने का मुख्य बिंदु आपके अपने संगठनों में आपके द्वारा अन्य लोगों से सीधी की गई बात को साझा करना है। अगला है, गद्यांश से क्या आशय निकलता है? संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहित फीडबैक मिलेगा। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। लोगों का व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित करता है। भावनाएं, मानव व्यवहार अलग अलग हैं, उनकी व्याख्या आसानी से की जा सकती है। तो लोगों का व्यवहार नेतृत्व को प्रभावित करता है। डी, ए और सी। ठीक है। संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहित फीडबैक मिलता है। हाँ, ये सही है, ये भी सही है। तो क्या इसमें प्रयुक्त गद्यांश में आशय निकलता है कि संगठन में एक समान भाषा वाले लोगों से पक्षपात रहित फीडबैक मिलेगा। साथ ही साथ लोगों का व्यवहार भी नेतृत्व को प्रभावित करता है। गद्यांश के चतुर्थ परिच्छेद में यह आशय निकाला जा सकता है। अगला है, जब संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर लेता है, तो यह संप्रेषण कक्षागत शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा, तो यह असाधारण हो जाता है, व्यक्तिक हो जाता है, कार्यात्मक हो जाता है, बाध्यकर। नहीं, संप्रेषण क्या होगा? कार्यात्मक होगा। जब उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तो प्रक्रिया होगी। कार्यात्मक संप्रेषण के द्वारा मूल्य आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। वस्तुतः जब शिक्षक कक्षागत शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा कर देता है, तो वह कार्यात्मक संप्रेषण कहलाता है। जब कोई विद्यार्थी जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, तो उसकी आवश्यकताओं को दूसरों तक पहुंचाना कार्यात्मक संप्रेषण के अंतर्गत आता है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रभावी संप्रेषण के लिए किसे मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिक अवरोध किसे कहा जा सकता है? वर्णनात्मक संदेश, अन्यमनस्कता, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा, सीमित प्रतिधारण, तार्किक व्यवस्थापन और विचारों का प्रभाव। तो इसमें क्या क्या होगा? अन्यमनस्कता हो जाएगा, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा हो जाएगा, और सीमित प्राधिकरण। ये अवरोध होंगे ना। अन्यमनस्कता, लिखित शब्दों पर अधिक भरोसा और सीमित प्राधिकरण। बाकी वर्णात्मक संदेश तो इजी करता है प्रभावी संप्रेषण को, तार्किक व्यवस्थापन भी और विचारों का प्रवाह भी इसको इजी करता है। प्रभावी संप्रेषण निम्नलिखित कारकों को मनोवैज्ञानिक अवरोध कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं मनोवैज्ञानिक अवरोध? अल्प धारणीयता, मतलब कम धारण करना, और चयनात्मक दृष्टिकोण, अनावश्यक मिश्रण, संचार पर अविश्वास, अपरिपक्व मूल्यांकन। संचार पर अविश्वास भी एक तरह का अवरोध है। संवेग, कि कुछ ज़्यादा ही आपको अग्रेसिव हो गए। मनोवृत्ति, क्या आपकी भावनाएं चल रही हैं? हीन भावना। सामान्यतः संप्रेषण मनोवैज्ञानिक को व्यक्तिगत कारणों से अवरोध उत्पन्न होता है, अतः अविष्ट विकल्प भी होगा।
अभिकथन है संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहगामी बनाता है। संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है। बिल्कुल, मानवीय पक्ष हमेशा सहभागी बनाता है। अगला है तर्क और प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीयक होती है। प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक द्वितीय होती है। नहीं, आर गलत है। क्या होता है? संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों को सहभागी बनाता है, जो कि सही है। संप्रेषण में मानवीय पक्ष विद्यार्थियों का शिक्षण प्रक्रिया से भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है और जिससे इसकी संपूर्ण प्रक्रिया में सहभागिता बढ़ती है। तर्क क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित कक्षीय परिवेश में अध्यापक की संप्रेषणात्मक भूमिका द्वितीयक होना गलत है, क्योंकि और दायित्व बढ़ जाता है इसमें प्रौद्योगिकी आधारित में और उन्हें प्राथमिक भूमिका में ला देता है, जिससे शिक्षण प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण हो जाता है। यहाँ ध्यातव्य है कि जो टेक्निक आधारित जो शिक्षण होता है उसमें से तात्पर्य शिक्षण में डिजिटल संसाधनों यथा कंप्यूटर, इंटरनेट आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य है। अगला है संप्रेषण का प्रकार और विशेषताएं दी गई हैं, मिलान करना है हमें। सीधा संप्रेषण क्या होता है, क्षैतिज संप्रेषण क्या होता है, वृत्तीय संप्रेषण क्या होता है और क्रियान्वित पूरक परक संप्रेषण क्या होता है। तो इसमें क्या होता है? सीधा संप्रेषण, सीधा संप्रेषण क्या होगा? ऊपर से नीचे होगा, ठीक है। और क्षैतिज में क्या होगा? क्षैतिज में अभिविन्यस्त अव्यय है। और वृत्तीय में क्या होगा? वृत्तीय में होगा अभिविन्यस्त प्रतिपूर्ति, फीडबैक ओरिएंटेड होगा। वृत्तीय फीडबैक मिल जाता है तो हम वो चक्रीय हो जाएगा ना, वृत्तीय चक्रीय कह सकते हैं। क्रियान्विति परक में क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, ठीक है। तो मिलान कर लेते हैं। हाँ, इसमें है सीधा क्या होगा? ऊपर से नीचे तक होता है सीधा संप्रेषण। क्षैतिज में क्या होगा? अभिविन्यस्त अफवाह होता है जो क्षैतिज में चलती है, ठीक है। वृत्तीय अभिविन्यस्त प्रतिपूर्ति मतलब फीडबैक ओरिएंटेड होता है ये वृत्तीय। और क्रियान्विति परक क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक होता है। सीधा संप्रेषण ऊर्ध्वाधर संचार संप्रेषण का वह माध्यम है जिससे अधीनस्थ से उच्चतर या उच्चतर से अधीनस्थ की ओर संप्रेषण होता है। दो प्रकार का होता है, अवरोही और आरोही। क्षैतिज संप्रेषण किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए ऐसा संचार है जो प्रकारों और स्तरों से परे चला जाता है। क्षैतिज संप्रेषण को अभिविन्यस्त अव्यय भी कहते हैं। वृत्तीय संचार से आज है कुछ व्यक्तियों के मध्य आपस में संप्रेषण है जिसमें सीमित मात्रा विकेंद्रीकरण पाया जाता है। इस विधि का प्रयोग मीटिंग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आदि में किया जाता है। जो क्रियान्विति परक संप्रेषण का संबंध होता है ये अंतर्व्यक्ति संचार से है, जहाँ संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होता है तथा जिसमें प्रतिपुष्टि त्वरित गति से मिलती है। इस तरह के संप्रेषण का प्रयोग साक्षात्कार एवं समाचार संकलन आदि में किया जाता है। इस तरह अभिश्रुतर सी होगा। अगला है अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार बनाता है। कथन सेकंड है, यदि वह संस्थानिक स्तर पर होता है तो इसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। क्या है इसमें? ए सही है, दोनों सही है इसके कि हाँ, अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार बनाना है। और दूसरा, यदि वह संस्थानिक स्तर पर होता है तो उसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन है। क्या है? अध्यापक द्वारा कक्षा में अनुनयात्मक संप्रेषण परसुएसिव कम्युनिकेशन का अर्थ उसके द्वारा दी गई सूचना के प्रारूप को विद्यार्थियों के लिए स्वीकार बनाना है। जहाँ अनुनयात्मक संप्रेषण से आशय संप्रेषण की ऐसी विधा से जिसके द्वारा प्रेषक प्रेषित की मनोवृत्ति में लाभकारी परिवर्तन लाता है, जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। अतः कथन एक सही है। कथन दो के अनुसार यदि वह संस्थानिक स्तर पर होता है तो उसके पीछे छवि निर्माण का प्रयोजन होता है। जैसा कि विज्ञापनों की दुनिया में देखा जाता है कि संस्थान अपने उत्पाद की बिक्री एवं कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुनयनात्मक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। तो ये हम लोगों ने इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कर लिए हैं सॉल्व। आगे अब आईसीटी और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।
तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फीडबैक भी दीजिए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।